डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, जो कि पिछले वीडियो में हमने जो संततता पढ़ी थी, अवकलनीयता पढ़ी थी, उससे आगे आज हम पढ़ते हैं एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन या इसका दूसरा नाम होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं इसको। एनालिटिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? एक ऐसा फलन जो कि किसी दिए हुए प्रांत में या किसी दिए हुए क्षेत्र में हमेशा अवकलनीय हो। ठीक है, यानी कि अगर हम परिभाषा देखें, एक मानी फलन, एक मानी फलन, एक मानी फलन जो किसी बिंदु के प्रांत D के या किसी प्रांत मान सकते हैं आप, किसी प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो तथा अवकलनीय हो। यानी कोई भी क्षेत्र, जैसे ये क्षेत्र दिया हुआ है, इसमें अपने को देखना है कि ये एनालिटिक है या नहीं है। तो इसके क्षेत्र में इसके प्रत्येक बिंदु पर दिया गया फलन है वो परिभाषित हो और अवकलनीय हो, तो वो फलन एनालिटिक फंक्शन कहलाता है, जिसको वेसलेसिक फलन भी कहते हैं। एनालिटिक फलन, विश्लेषिक फलन। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें, एक फलन है f ऑफ z 1/z-1, ये फलन दिया हुआ है। ये फलन अगर इसमें हम z बराबर 1 लें तो ये फलन परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित हो जाता है। तो अर्थात इसमें एक पर ये फलन अवकलनीय नहीं है, परिभाषित भी नहीं है, इसलिए z बराबर 1 पर यह फलन वैश्लेषिक फलन नहीं है। बाकी एक को छोड़ के प्रत्येक वास्तविक संख्या पर यह फलन वैश्लेषिक फलन कहलाता है। अगर हम किसी पॉइंट पर निकालना चाहें कि z बराबर, जैसे z 0 पर बताइए फलन वैश्लेषिक है या नहीं है, तो इसके लिए z बराबर 0 पर तो फलन परिभाषित होता है ही है, अवकलनीय है ही है, लेकिन z बराबर 0 पर हम दाईं और इसका प्रतिवेश देखें, बाईं और इसके प्रतिवेश में जितने भी बिंदु होते हैं इसके टच में, उन सब पर भी ये अवकलनीय होना चाहिए। तो ये एक वैश्लेषिक फलन कहलाता है। तो ये तो भी वैश्लेषिक फलन की परिभाषा। एनालिटिक फंक्शन तो समझ गए होंगे। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? ऐसा फलन जो दिए गए प्रांत में, जो दिए गए अपने प्रांत के अंदर हमेशा परिभाषित हो, अवकलनीय हो, जिसका मान प्रत्येक बिंदु पर, जो प्रांत हमें दिए हुए हैं, जो बिंदु हमें दिए हुए हैं, उसके प्रत्येक बिंदु पर उसका अवकलन आना चाहिए, उसका निश्चित एक मान आना चाहिए। ठीक है, अगर एक मान है और परिभाषित मान है तो वो फलन हमेशा एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। और इसका दूसरा नाम होलोमॉर्फिक फलन भी बोलते हैं इसको, या वैश्लेषिक फलन भी इसको बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा ज्यादातर पूछी जाती है 2 नंबर की। अब हम कॉची-रीमान समीकरण देखते हैं क्या होता है। कॉची-रीमान समीकरण, तो अगर कोई फलन है f ऑफ z u x y प्लस आयटा v x y, ये कोई फलन है
तो इसकी कॉची रीमान इक्वेशन देखो ये होती है डेल यू का एक्स के सापेक्ष और वी का वाई के सापेक्ष बराबर होता है, एंड डेल यू का अगर हम इसको उल्टा लें तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, u का x के सापेक्ष v का y के सापेक्ष, या u का y के सापेक्ष v का माइनस x के सापेक्ष। तो ये एक कॉची रीमान इक्वेशन होती है। अगर कोई फलन इस कॉची रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करता है तो वो फलन भी एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। तो एनालिटिक फंक्शन यानी कि विश्लेषिक फलन के लिए ये आवश्यक प्रतिबंध हो गया। जो कॉची रीमान इक्वेशन को, जो फलन कॉची रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करता है वो भी एक वैश्लेषिक फलन होता है। तो ये वैश्लेषिक फलन होने की एक आवश्यक प्रतिबंध हो गया कि वो कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। लेकिन इसका उल्टा सत्य होना जरूरी नहीं है कि कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करे तो उसका वैश्लेषिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वैश्लेषिक फलन को संतुष्ट करने की ये इसकी आवश्यक प्रतिबंध है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो अक्सर बड़ा क्वेश्चन है, आया हुआ है, और वो क्वेश्चन ये है, कॉची रीमान समीकरण है, कॉची रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, इसका हम ध्रुवीय रूप याद करते हैं। जो कॉची रीमान समीकरण उसको ध्रुवीय रूप में बदलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो कॉची रीमान समीकरण का जो ध्रुवीय रूप है उसके लिए हम जानते हैं उसका कोई भी बिंदु है x और y, उसका कोऑर्डिनेट हम क्या लेते हैं, x बराबर r cos थीटा लेते हैं, और y इक्वल टू क्या होता है, r sin थीटा होता है। r पोल की दूरी और ये r थीटा एक्स वाई को ध्रुवीय रूप होता है r थीटा में, यानी कि एक्स वाई कार्तीय रूप है, r थीटा इसका ध्रुवीय रूप है। तो कॉची रीमान समीकरण को हम ध्रुवीय रूप में बनाने के लिए आप इसका अगर हम स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अवकलन कर लेते हैं। r का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो x अपॉन r आएगा, x अपॉन r यानी कि cos थीटा, और r का y के सापेक्ष अवकलन देखिए क्या आएगा, आंशिक अवकलन करना है, पार्शियल अवकलन करना है इसका। r का y के सापेक्ष कितना आएगा, y अपॉन r का मतलब हो गया साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा का और देखते हैं, डेल थीटा का x के सापेक्ष कितना आएगा, tan इनवर्स का 1 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और y बटे एक्स का हो जाएगा y बटे एक्स का स्क्वायर माइनस का होगा कि नहीं होगा, y कांस्टेंट है 1 बटे एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको सरल करेंगे तो ये आएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर हो गया, ऊपर y की वैल्यू हम रखते हैं r साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन r, डेल थीटा अपॉन डेल y देखिए क्या आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका y के सापेक्ष 1 अपॉन एक्स और आ जाएगा, तो अब x ऊपर बचेगा, सरल करेंगे तो x का मान r cos थीटा अपॉन इसका मान r स्क्वायर, तो ये आ गया cos थीटा अपॉन r। तो हमारे पास r के और थीटा के दोनों अवकलन आ गए। अब हम इसको r और थीटा में ही चेंज करेंगे। तो सबसे पहले डेल u का x के सापेक्ष निकालते हैं मान, तो प्राचल चेंज करते हैं, डेल u अपॉन डेल r अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल x।
डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर इंटू कोस थीटा। इधर एक्स और वाई दोनों उठाने अपने को। डेल यू अपॉन डेल थीटा, थीटा का एक्स के सापेक्ष देखिए कितना है, थीटा का एक्स के सापेक्ष माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, साइन थीटा अपॉन आर। तो ये इक्वेशन मान लेते हैं हम फर्स्ट। दूसरा देखिए डेल यू का डेल वाई के सापेक्ष, डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई आर थीटा में। तो डेल यू अपॉन डेल आर का वाई के सापेक्ष देखिए, डेल आर का वाई के सापेक्ष आ गया साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा, थीटा का वाई के सापेक्ष देखिए, थीटा का वाई के सापेक्ष है कोस थीटा अपॉन आर। ये इक्वेशन 2 हो गई। इसी प्रकार हम u का x और y के सापेक्ष क्या, v का x और y के सापेक्ष करते हैं, डेल v अपॉन डेल x। तो ये भी ऐसे ही होएगा, डेल v अपॉन डेल r अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल y अपॉन थीटा, डेल थीटा अपॉन डेल x। तो यहाँ डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान रखेंगे, यहाँ डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान हम रखते हैं, तो वही मान आ जाएगा। यहाँ हमने रखा है डेल वी अपॉन डेल आर कोस थीटा प्लस डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान अभी यहाँ पर रखा है, तो यह आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, ये इक्वेशन मान लेते हैं 3। और नेक्स्ट डेल वी अपॉन डेल वाई, तो सेम इसी प्रकार से आएगा, u की जगह v करना है, डेल v अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल v अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन आर। ये इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं। अब कौशी रीमान समीकरण से कौन कौन सी समीकरण को हम बराबर करेंगे, तो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कौशी रीमान समीकरण क्या होती है, u का x के सापेक्ष और v का y के सापेक्ष बराबर होता है, और सेकंड u का y के सापेक्ष, तो v का x के सापेक्ष उल्टा है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ये कौशी रीमान समीकरण है, इसमें हम मान रख देते हैं। तो u का x के सापेक्ष यानी इक्वेशन 1 को v का y के सापेक्ष, v का y के सापेक्ष हम 1 और 4 को बराबर कर देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 4 के बराबर करते हैं। तो देखिए u का x के सापेक्ष, v का y के सापेक्ष कितना आएगा, डेल u अपॉन डेल r कोस थीटा माइनस डेल u अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन r। ये बराबर करना है 4 नंबर के, डेल v अपॉन डेल r साइन थीटा प्लस डेल v अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन आर। ये इक्वेशन मान लेते हैं 5। ठीक है, सेकंड और v का y के सापेक्ष यानी v का y के u का y के सापेक्ष, यानी कि हम करेंगे 2 को और 3 को बराबर, यानी ये, और v का x के सापेक्ष इसके माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो डेल u अपॉन डेल r साइन थीटा प्लस डेल u अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन r इक्वल में इसके माइनस का चिन्ह लगाना है, तो माइनस का डेल v अपॉन डेल r कोस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
डेल वी अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर, ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 6। ये समीकरण हो गया 6। अब 5 और 6 से हम थोड़ा और सरल कर लेते हैं। इसको सरल करने के बाद में जो समीकरण आएगी वो आर और थीटा को अलग अलग करना है। अब तो आर और थीटा को अलग अलग करने के लिए हम पहले देखिए इसको कोस थीटा से गुणा करते हैं और इसको साइन थीटा से गुणा करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर। दोनों तरफ u अपॉन आर कॉमन हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। और ये दोनों अगर हम जोड़ेंगे, यहाँ कोस थीटा साइन थीटा और यहाँ कोस थीटा साइन थीटा, दोनों एक दूसरे के उल्टा है, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आगे देखिए, इसको कोस थीटा से गुणा करेंगे, v कोस थीटा साइन थीटा, v कोस थीटा साइन थीटा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, डेल v अपॉन डेल थीटा 1 अपॉन आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। या हम कह सकते हैं डेल u अपॉन डेल r इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल v अपॉन डेल थीटा। ये कौशी रीमान समीकरण आ गई एक। अब दूसरी ओर देखते हैं। दूसरी समीकरण के लिए हम इसको साइन थीटा से गुणा करते हैं और इसको कोस थीटा से गुणा करते हैं, और साइन को कोस से गुणा करने के बाद में हम इसमें से इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो 6 को कोस थीटा माइनस 5 को साइन थीटा से गुणा करके घटाएंगे तो देखिए क्या बचेगा। अगर हम इसको साइन थीटा से गुणा करेंगे कोस थीटा से, तो ये कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, माइनस कोस थीटा साइन थीटा को दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, डी यू अपॉन डी थीटा। देखिए डी यू अपॉन डी थीटा इंटू 1 अपॉन आर बचेगा कि नहीं बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 हो जाएगा। बराबर में देखिए क्या बचेगा, अगर हम इसको कोस थीटा से कोस स्क्वायर थीटा, इसको साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसमें से हमने 6 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का आएगा डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, और इसको उल्टा करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर आ जाएगा माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर। तो ये समीकरण हमें प्राप्त हुई, डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस का आर डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा डेल वी अपॉन डेल आर। तो ये जो समीकरण है 8, 7 और 8, ये है कौशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ये बड़ा क्वेश्चन आता है, सी पार्ट में भी आता है 10 नंबर का क्वेश्चन, तो दोबारा देखना अच्छी तरीके से। थैंक यू।